रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिक करंट को इन द टर्म्स ऑफ, लिसन, बातचीत नहीं, इन द टर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के रूप में भी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर कैसे? तो आपको कल मैंने I इक्वल टू एन ई ए एन ई वी डी बताया ना। अब वी डी इक्वल टू क्या होता है? म्यू ई होता है। तो वी डी के जगह पे अगर आप म्यू ई रख दोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए एन ई स्क्वायर। अब फिर से आपका वहाँ पे ई वी डी नहीं होगा ना, रुक जाओ, गलत बोल रहे हो। I इक्वल टू, हम लोग क्या क्या फॉर्मूला रिजल्ट निकाले हैं उसको याद रखना होगा। I इक्वल टू निकाले हैं ए एन ई वी डी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, I इक्वल टू निकाले हैं ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। I इक्वल टू निकाले हैं ए एन ई स्क्वायर भी बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर इंटू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों को इस रिजल्ट से प्यारे बच्चों वी डी बराबर म्यू ई मिला हुआ है। काहे कि वी डी बाई ई इक्वल टू म्यू होता है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कल ही पढ़ाए थे। इसको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो I इक्वल टू एन ई, ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ये आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। आपका समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये रिजल्ट मतलब कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ से मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर भी तुम निकालना चाहोगे, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ रहेगा तो I बट्टा ए एन ई वी डी आपका आ जाएगा। समझ गए सब बातें? कोई दिक्कत? तो चलो, आज हम लोगों का हेडिंग है, आज हम लोगों का टॉपिक है, लिखा जाए ओम्स लॉ। हेडिंग दीजिए ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो, हाँ या ना? देखो एकदम सिंपल है, एकदम छोटा सा ये टॉपिक है, इसके बाद तो बाकी सब कैलकुलेशन ही है। ओम्स लॉ आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो और इसमें आपको ये पढ़ाए, सुनो बातचीत नहीं, जब आ गए क्लास में 15 मिनट अभी तुम लोग को ब्रेक मिला खाना खाने के लिए और बात भी करने के लिए, तो तुम लोग सब काम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से करना चाहिए। ओम्स लॉ के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब किसी कंडक्टर वायर के, सुनना है, जब किसी कंडक्टर वायर के दोनों एंड पे, जब किसी कंडक्टर वायर के दोनों एंड पे सेल या बैटरी के द्वारा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और कंडक्टर वायर से अगर I करंट अगर पास हो रहा है तो I जो हमारा होगा वो प्रोपोर्शनल V का होगा। When we apply a potential difference across the end of the conductor and I current passes through it, then I proportional V. If physical condition of conductor wire remains unchanged, ये बात उन्होंने जोड़ दिया कि फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर वायर रिमेंस अनचेंज्ड, यानी जो फिजिकल कंडीशन है कंडक्टर वायर का उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आएगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर। तो लेंथ और एरिया का मामला आता है मैकेनिकल स्ट्रेन से। मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ाया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाया, तो मैंने क्या बताया कि किसी भी वायर में, कोई भी मेरे पास इलास्टिक वायर है और इस वायर में कुछ आप लोड को अगर ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली इसका लेंथ तो बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। इसको हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन आपका लेंथ तो डेल एल बाई एल, और चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डेल्टा एल बाई एल। तो एक आपका स्ट्रेस, एक आपका स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या बोलते हैं? घटना। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरा पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन आपको हम एरिया को वॉल्यूम से ही डिनोट कर दिए थे। तो चलो, तो सब भूल जाता है ना, तुम लोग याद ही नहीं रखोगे तो फिर हम पढ़ाएंगे कैसे? चलो अब आगे बात पे आओ। तो क्या है कि जब ही इसका लेंथ बढ़ा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा, तो फिजिकल कंडीशन इसका दूसरा, एक तो एक ये बात, और दूसरा इसमें कि आपको टेम्परेचर जो है कंडक्टर वायर का वो भी वेरिएबल ना हो, रूम टेम्परेचर पे ही हो।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी आपका करंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब वो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो सब हम लोगों को आगे पढ़ना ही है। इसमें ये कह सकते हैं कि बॉडी का स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस जब आप इस पर लोड दीजिएगा तो लेंथ घटेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, स्ट्रेन जब इसको आप खींचिएगा तो लंबाई बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। समझ गए ना। तो ए फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर वायर रिमेन्स अनचेंज्ड ब्रैकेट में, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में यही 3 बात को ध्यान रखना है। देन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस across the end of the conductor and I current passes through it, then I proportional V और यहाँ से V proportional I। हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग RI का यूज़ करते हैं, R का यूज़ करते हैं, where R is the symbol of proportionality, a symbol of constant of proportionality, and यहाँ से आपको V by I इक्वल टू R, और इसका जो वैल्यू है वो हर वैल्यू के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू चेंज होगा। और किसी भी वैल्यू पे, किसी भी इंस्टेंट टाइम आप V बाई आई करेंगे तो वो R होगा और वो कांस्टेंट होगा, अगर आप मान लीजिए कि लेट दैट अगर 2 वोल्ट अगर आप मान लो पोटेंशियल डिफरेंस लगाए और 0.5 एम्पियर का अगर करंट पास हुआ तो 2 वोल्ट बाई 0.5 तो यानी 4। फिर मान लीजिए कि जब आप 4 अगर वोल्ट लगाएंगे तो 1 एम्पियर करंट पास होगा, तो वहाँ भी 4 बाई 1 इक्वल टू 4। 8 वोल्ट आप लगाएंगे तो 2 एम्पियर का करंट पास होगा। यानी V बाई आई का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, वो चेंजेबल नहीं होगा। लास्ट में हम इसी R को रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर बोलते हैं कि when we applied a potential difference across the ends of a conductor and I current passes through it, then the sums of some obstacle created by the conductor against the flow of charge, that obstacle is known by resistance of the conductor wire। तो ये सब बात की बात है। पहले हम लोग ओम्स लॉ, तो V बाई आई इक्वल टू R। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं ये सब तो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, ये सब छोटी मोटी बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग V वर्सेस I का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, Y एक्सिस में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे और X एक्सिस में इलेक्ट्रिक करंट ले लेंगे, तो ग्राफ जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ओम्स लॉ का, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा और ये इस बात को बता रहा है कि V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V या R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी तीनों कंडीशंस को ये ग्राफ सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ओम्स लॉ, तो क्या सर सारे मटेरियल, सारे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करता है? नहीं, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस, सारे मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो द मटेरियल्स या द डिवाइस विच ओबे ओम्स लॉ नोन बाय ओमिक मटेरियल, ओमिक डिवाइस, ओमिक मटेरियल, ओमिक डिवाइस, द मटेरियल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस डजंट ओबे या डू नॉट ओबेज the law of Ohm's law या Ohm's law, that material, that electric device known by non-ohmic material, non-ohmic material। तो जो ओमिक मटेरियल है, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, उसमें V और I का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो ओमिक मटेरियल है उसका ये मिलेगा, लेकिन जो नॉन ओमिक मटेरियल है उसका आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। समटाइम्स स्ट्रेट लाइन, देन आफ्टर कर्व लाइन में आपका वो चेंज हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? इतनी सी बात ओम्स लॉ है, लेकिन इतना ही बात को देखो कि 2 से 3 दिन लग जाएगा सबको समेटने में। इतना ही बात जो बोले हैं ना, इतना ही बात को समझना है, लेकिन इसी में अलग अलग कंडीशन है। तो चलिए लिखा जाए ओम्स लॉ। पहले प्यारे बच्चों ये आप डायग्राम बना लेंगे, पहले आप ये डायग्राम बना लेंगे और लिखिए व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट में भी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस applied, when potential difference applied across the ends of a conductor wire, when potential difference bracket में भी applied across the ends of the conductor wire and current I bracket में and current I flowing through conductor wire, flowing through it, then potential difference bracket में भी is directly proportional to the
electric current I if physical conditions of conductor wire remains unchanged. A physical condition of conductor wire remains unchanged, bracket में, that is मैकेनिकल स्ट्रेन. अब मैकेनिकल स्ट्रेन बुझ गया. हाँ, लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर वायर. मैकेनिकल स्ट्रेन एंड टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन कोमा टेम्परेचर ETC. चलो अब लिख लो जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखा है, जहाँ तक वहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखना. अब लिखो हेयर, ये यहाँ तक लिख लिए, लिखो जल्दी. V/I = R = कांस्टेंट, यहाँ तक लिख लिए, लिखना. where R is the resistance of the conductor wire, it depends upon, length of the conductor wire, it depends upon length of the conductor wire, shape of the conductor wire, shape of the conductor wire, and nature of material of the conductor wire. इसमें ऐसे भी कर सकते थे, लेंथ, शेप एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर वायर. समझ गए? यानी रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कंडक्टर वायर के लेंथ पे, कंडक्टर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और किस मटेरियल का वो बना है, किस मटेरियल को यूज़ किया गया है, इन सारे बातों पे रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड करता है. चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे कि वेरिएशन ऑफ VI ग्राफ या वेरिएशन ऑफ VI ग्राफ इन ओम्स लॉ, तो आपका क्या है कि V और I का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ मिलता है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि वोल्टेज हमारा प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, और या इलेक्ट्रिक करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के. बढ़े आगे. 1 एम्पियर 1 वोल्ट सबको डिफाइन कर चुके हैं. अब देखो, बढ़ूँ आगे, नोट कर लिए. चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब कलम को रोक के यहाँ पे ध्यान देना है. डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. देखो एकदम ये पेपर आसान है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और CBSE बोर्ड में वेटेज इसी को ज़्यादा दिया है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है. समझ गए? और बाय लकली को कंपटीशन में भी यहाँ से 4 क्वेश्चन फिक्स है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक करंट से पूछता ही है, और सब बनने वाला क्वेश्चन पूछता है. अब बहुत आसान है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जितना मेहनत किए हो उसके आगे में ये 25% ही इसका मान लीजिए कि मेहनत आपको इसमें करना है, और सब चीज़ फटाफट समझ में आएगा. बस अटेंशन बना के रखना है, और हम क्या बोल रहे हैं और किन बातों को बोल रहे हैं उसको आपको जानना होगा. डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ. वी नो दैट VD = स्मॉल e कैपिटल E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, हाँ या ना, और एज E = V/L यानी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो आपका यहाँ से VD = आपका आ गया, ध्यान देना है, VD = आ गया EV मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर. आ गया ना. चलो अब लिखना है. नाउ अभी तुरंत मैंने तुमको पढ़ाया I = NE/VD. अरे हाँ या ना. तो आपका NE अब VD के जगह पे मैं EV/* टाउ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I = A NE² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू टाउ. अब देखो बच्चा, V/I = अब V/I कैसे करेंगे, तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हाँ या ना. I इधर डिवाइड में चला जाएगा, और ANE² टाउ इधर डिवाइड में आ जाएगा ना. तो मैं लिखूँ कि मास ऑफ लेंथ L, हाँ या ना, ANE². अरे समझ में आया. तुम इतना को ही ना बोले हो R, जो क्या बोले हो नोट करो. तो इतनी बात पहले, फिर मैं समझाता हूँ. और कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर वायर, यानी दिए गए कंडक्टर वायर के लिए ये वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा. आ गया ना ये वैल्यू. अब देखो तो यहाँ से नोट कर लिया ना.
नहीं किया है, करो 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 जल्दी करो। चलो अब देखो तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आपका क्या मिल गया, ध्यान देना है कि ये मैंने बोला आपको, ये कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर वायर एंड दिस इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। अब यहाँ से V बाय आई इक्वल टू आर ना, तो देखिए यहाँ से V इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो R इक्वल टू, ध्यान देना है, R इक्वल टू क्या आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर a स्क्वायर इंटू टाउ, ये आ गया ना। एक मिनट रुक जाओ, नोट करेंगे बाद में, पहले डिस्कशन करेंगे। अब इसमें देखो, रुक जाओ सब लोग, अब इसमें ध्यान देना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ये क्या चेंज होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंजेबल है। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेबल है। स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अवेलेबल इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, अगर कंडक्टर वायर मेरा कॉपर का है तो स्मॉल n का वैल्यू अलग होगा, और मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम वायर है तो अलग होगा, सिल्वर वायर है तो अलग होगा। यानी स्मॉल n भी आपका डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये भी वंस अगेन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है ना, कोई दिक्कत। और ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट नहीं होता है। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब किसी कंडक्टर वायर का थर्मल एनर्जी, जब किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उस थर्मल एनर्जी को लेके जो उसका वेलोसिटी है उससे ज़्यादा वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और वो कंडक्टर वायर को जल्द ही पार कर लेगा। तो जब कोई बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम, तो यानी टेम्परेचर इफेक्ट के कारण आपका टाउ भी प्रभावित होगा। तो मैंने तुमको क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर वायर का फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, नेचर ऑफ मटेरियल आपको बार बार नहीं बदलना है, और टेम्परेचर भी आपका कंडक्टर वायर का रूम टेम्परेचर रहना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड है, भी प्रोपोर्शनल आई। नहीं, अगर ये सब चेंज होते रहेंगे तो फिर ओम्स लॉ आपका अप्लाइड, समझ गए, नोट करो। अब देखो तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब हमारा बात आता है रेसिस्टेंस पे, ठीक है। तो लिखा जाए, नया टॉपिक हम लोग का यहाँ से आ गया। अब रेसिस्टेंस लिखो, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड, यानी विरोध करने वाला स्थिति है ना, ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर, obstruction posed by the conductor to flow the electric current through it, to flow the electric current through it, to flow the electric current through it, समझ गए, कोई दिक्कत। यानी ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड है बाय द कंडक्टर जब आपका उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। बताएंगे, ये भी आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, पहले इसका डिफिनीशन पढ़ते। दूसरा हम लोग ये भी डिफिनीशन तो है कि V बाय आई द रेशियो ऑफ, दूसरे टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड आई एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। यानी जब भी पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी कंडक्टर वायर के दोनों एंड्स पे लगाए और उससे अगर आई करंट अगर पास कर रहा है तो V बाय आई को हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। व्हेन द कंडक्टर वायर या व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट या व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर वायर ओबेज ओम्स लॉ। तो लिखा जाए, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट में भी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट में भी लिखना है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, across the ends of the conductor
across the ends of the conductor to the current, to the electric current, to the electric current ब्रैकेट में I, to the electric current flowing through it, to the electric current flowing through it, to the electric current ब्रैकेट में I flowing through it। कोई दिक्कत नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं बोल रहे हो? समझ में आया कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, एंड ऑल्सो कैन डिफाइन इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होने के बाद अगर I करंट पास होता है तो V बाय I को हम रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहेंगे। तो यहाँ से आपका R इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? डिफिनीशन से V बाय I लिखना है। ऐसा यूनिट ऑफ, इसको लिखने के बाद R इक्वल टू V बाय I है ना, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम ब्रैकेट में ओम। तो देखो तो अब यहाँ 1 ओम इक्वल टू क्या लिखेंगे रे? 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, हाँ या ना? अब आपसे कोई पूछेगा कि डिफाइन 1 ओम, व्हाट डू मीन बाय 1 ओम, क्या बोलेंगे? व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, या एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट flowing through it, then the resistance of the conductor wire will be 1 ohm। समझ में आया? When 1 volt of potential difference, when 1 volt of, सुन रहे हो? When 1 volt of potential difference, when 1 volt of potential difference applied, when 1 volt of potential difference applied across the ends of the conductor, 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 and 1 ampere of electric current, and 1 ampere of electric current, and 1 ampere of electric current, and 1 ampere of electric current flowing through it, and 1 ampere of electric current, and 1 ampere of electric current flowing through it, then the resistance of the conductor wire, then the resistance of the conductor wire, then the resistance of the conductor wire, then the resistance of the conductor wire will be, then the resistance of the conductor wire will be 1 ohm, then the resistance of the conductor wire will be 1 ohm। अब लिखा जाए डायमेंशन फॉर्मूला, ये डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस कितना होगा इसका डायमेंशन निकाल के बता सकते हो? देखो डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा? पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है? M बोलो L2 T का पावर -3 A का पावर -1। अरे V इक्वल टू W बाई Q होता है ना, V इक्वल टू, तो W वर्क डन, तो ML2 T की पावर -2, और Q जो लिखो तो Q का तो AT होता है ना, तो T ऊपर में जाएगा तो -2 को -3 कर देगा और आपका A का पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब कह रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर है ही, तो क्या हो जाएगा? ML2 T का पावर -3 A का पावर -2 या I का पावर -2 लिख लो। अब चलो कॉज ऑफ रेसिस्टेंस को डिस्कशन में समझना है और बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या पढ़ाया? आपको मैंने ये पढ़ाया कि किसी भी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिक करंट आपका तब फ्लो होगा जब उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तो उस कंडक्टर वायर से या उस मटेरियल से करंट पास नहीं होगा। अब चलिए, कंडक्टर वायर के इनसाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल होते ही हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावे और भी मान लीजिए लैटिस, आयंस,
और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल होते हैं। जब किसी कंडक्टर वायर के दोनों एंड पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरा है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट करता है। कॉलिजन सिर्फ लैटिस आयन एटम्स और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के भी आपस में कॉलिजन लगते हैं, और जिसके कारण वो क्या है कि बार बार मान लीजिए कॉलिजन करना, अपने काइनेटिक एनर्जी को लॉस करना, फिर से गेन करना, ड्रिफ्टेड करते हुए ये आपका लोअर एंड से अपर एंड, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक फ्लो करते हैं। और जिसके कारण अगर मान लीजिए वो पाथ अगर वैकेंट होता, वो पाथ अगर खाली होता, तो शायद फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो टाइम लग रहा है या जो उसको फ्लो करने में जितना एनर्जी लग रहा है, कहीं उससे कम एनर्जी में और कम टाइम में वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आ सकता था। तो ड्यू टू द collision of the obstruction due to the collision with lattice ion atoms bond electrons and with positrons is the responsible for electric resistance of the conductor wire, and it depends upon the length of the conductor wire, area of cross section of the conductor wire, a temperature of the conductor wire and nature of the material of the conductor wire। अब चलो नाउ अब एक बात को ध्यान देना है। अब जो मेरा रेसिस्टेंस का यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है, R इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, तो एक बात और तुम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। मेरे प्यारे बच्चों, पानी की बोतल जैसे खोल रहे हैं उसी को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के बंद करके बगल में रख दीजिए। बार बार पानी पीने से दिमाग ठंडाता है, फिर पढ़ाई समझ में नहीं आता है, समझ गए? इसीलिए जब मैं नोट करने के लिए बोलूँगा तब, जब पढ़ा रहे हैं तब पानी पीजिएगा। ये तो मान लीजिए फैशन में ये सब अलाउड है, नहीं तो वाजिब में थोड़े। शिष्य गुरु के सामने में खाना खाएगा, पानी पिएगा, और गुरु खड़ा रहेंगे। और गुरु पूर्णिमा में कोई पैर पे जल नहीं ढारा, कोई फल फूल नहीं चढ़ाया, साक्षात भगवान यहाँ खड़ा है, कोई पूजा किए? जाइएगा भोला बाबा बजरंगबली की पूजा करने के लिए, आप वो बोलबो नहीं करेंगे, बीत गया, आशीर्वाद लेवे नहीं किया तुम लोग। वाईफाई कनेक्शन। चलो अब आ जाओ, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान से सुनना है कि क्लास 10th में आप पढ़े कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर वायर, है ना? तो चलो आते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं। ऐसे अभी सबसे पहले हमारे सामने में जो डिस्कशन की बातें हैं, यहाँ से क्या क्या छट के आया वो मैं फैक्टर्स आपको बता दूं कि चूँकि R इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल गया है फॉर्मूला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू टाउ। तो देखो तो बाबू रे, यहाँ से कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं? R प्रोपोर्शनल L, यानी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होंगे, यानी लेंथ बढ़ेगा तो कंडक्टर वायर का रेसिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। दूसरा हमारा केस है R प्रोपोर्शनल 1/A, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। कहने का मतलब कि वायर जितना मोटा होगा रेसिस्टेंस उसका उतना कम होगा, वायर जितना पतला होगा रेसिस्टेंस उसका उतना ज़्यादा होगा। समझ गए ना? फिर चलो तीसरा आपका यहाँ पे कि R जो प्रोपोर्शनल है वो 1/N, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस मटेरियल में नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उसका कम होगा, जिसमें नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होगा रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। तो ये कैसे हम लोग नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बढ़ा सकते हैं? हम लोग को मटेरियल वैसा चुनना होगा। तो ये टोटली आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और चौथा जो बात है हमारा वो R प्रोपोर्शनल 1/tau, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन goes to then the resistance of the conductor will increase, or when the relaxation time of electron goes to decrease, when the temperature of the conductor wire goes to increase, then the relaxation time of electron decrease, and then after resistance of the conductor wire will increase, yani due to the effect of temperature of any conductor wire goes to increase, then the resistance of the conductor wire also increase। समझ गए बात? यानी टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये चार फैक्टर्स हमारे इस फॉर्मूला से निकल के आया। अब चलो तो मैं बात स्टार्ट करता हूँ यहाँ से।
ये दो बातों को मैं, ये नेचर ऑफ मटेरियल और ये टेम्परेचर पे, इन दोनों को होल्ड करता हूँ और मैं लिखता हूँ, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि R प्रोपोर्शनल L एंड R प्रोपोर्शनल 1/A। अरे हाँ या ना? अब देखो इन दोनों को मैं कंबाइन करके अगर लिखूं तो R प्रोपोर्शनल L/A। अच्छा, अब यहाँ से देखो R इक्वल टू रो L/A, where rho is the symbol of proportionality and known by resistivity of the conductor wire. Sir, what do you mean by resistivity of the conductor wire? मैं लिख देता हूँ कि rho is the resistivity और specific resistance of the conductor wire या of the conductor. What do you mean by specific resistance? Resistance offered by the unit volume of the conductor is known by specific resistance. रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी किसी भी कंडक्टर वायर के यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ को ही ना यूनिट वॉल्यूम कहोगे। अरे 1 मीटर स्क्वायर गुना 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम हुआ ना। तो किसी भी कंडक्टर वायर के यूनिट वॉल्यूम के द्वारा जो रेसिस्टेंस दिए जाएंगे, जो रेसिस्टेंस क्रिएट किए जाएंगे, जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। समझ गए? तो अब देखो यहाँ से कि मैं इस इक्वेशन को और मैं इस इक्वेशन को आपस में बराबर करता हूँ। तो देखो, तो यहाँ से सब को डिफाइन करेंगे, सब लिखेंगे। अभी समझो सब लोग, खाली दिमाग एकदम बत्ती जलना चाहिए सबका। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, यहाँ स्विच ऑन करेंगे, करंट पास करेगा, सबका माथा पर एगो बल्ब जलना चाहिए। यानी ज्ञान का बल्ब, बिजली वाला बल्ब नहीं। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई AN स्क्वायर टाउ इक्वल टू, प्यारे बच्चों, L/A। देखते रहे, यानी रेसिस्टिविटी ऑफ द या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या आ गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ। अरे हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ। तो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे। रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज, then the relaxation time decrease and resistivity goes to increase। यानी रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड किस किस बात पे किया? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड किया नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। समझ गए? कोई दिक्कत? अब चलो, अब इसके बाद मैं इसको डिस्कशन करता हूँ। यहाँ तक तो मैंने लिख दिया, अब इसको थोड़ा नोट कीजिए। मैं थोड़ा रेसिस्टेंस के फैक्टर्स को कंप्लीट करूँगा, तब मैं रेसिस्टिविटी पे आऊँगा। लेकिन तब तक मैंने बता दिया कि रेसिस्टिविटी ऑल्सो नोन बाय स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एंड व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? देन रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वायर is known by specific resistance of the conductor, and specific resistance of the conductor or resistivity of the conductor depends upon the following factors, that is nature of material or number density of free electron and temperature of the conductor। चल नोट करो जल्दी, थोड़ा उस फैक्टर्स को फिनिश करें। चलो अब बताऊं आगे। देखो अब ध्यान दो, नोट कर लिए? अब चलिए प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग एक कंडक्टर वायर लिए जिसका प्यारे बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है। पहला फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? R प्रोपोर्शनल L। बाकी तो ये सब हम लोग पढ़ ही लिए ना। अब R प्रोपोर्शनल L है कि नहीं? वेरिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड्स, यानी जिस जिस फैक्टर पे कंडक्टर वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड्स करता है हम उसको वेरीफाइड करेंगे। तो हमने क्या किया कि A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला कंडक्टर वायर और L लेंथ वाला हमने ले लिया। अब देखो इसका जो हम लोग, अच्छा इसका जो रेसिस्टिविटी है, जो इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, वो हम लोग मान लिए क्या रे प्यारे बच्चों? रो। तो इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू रो L/A। कोई दिक्कत?
हम लोग क्या किए अब नेक्स्ट, नहीं मानोगे बात, पकड़ के तोड़ेंगे दम भर। अब ऐसे थोड़े तुम लोग, अब तुम लोग धिया पुता है, छोटा बच्चा को मारेंगे तब न मान लो हम पे मानवाधिकार का केस होगा। अब बुढ़वा को मारेंगे तो थोड़े मानवाधिकार का केस होगा या चाइल्ड डिस्टॉर्शन का केस हम पे होगा। 11th वाला बच्चा को मारेंगे तो इकोनॉमिकली लॉस है, वो अपने भागेगा, दूगो को आने के लिए मना करेगा, बाप मत जाना बहुत मारते हैं। अब तोरा आर के डेंगाएंगे घर, काहे मुँह लटकाए वो मार खाए, वो काहे सुनाए नहीं था, 2 लपर और घर पे वाले भी देंगे। वेरी गुड, सही जगह नाम लिखा है, सर को और फीस की जरूरत होगा देंगे, लगे रहिए सर आप। यही सब चीज़ आसान है, यही सब चीज़ सीखने वाला है। टफ चीज़ तो कोई कोई सीखता है। एग्ज़ाम में जो 100 नंबर का क्वेश्चन है 80 नंबर सब बनाता है, 20 नंबर कोई कोई बनाता है, लेकिन 80 नंबर तो सब बनाता है। तो 80 नंबर वाले रेंज में भी चल रहे हैं। तो R = ρl/a। अब हम क्या किए कि मटेरियल चेंज नहीं किए हैं, सेम मटेरियल का एक दूसरा कंडक्टर वायर लिए, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्यारे बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, सिर्फ लेंथ इसका हमने क्या किया कि डबल ले लिया। अगर ये कॉपर का है तो ये भी लो ना, मेंशन कर दिए रो। जो मटेरियल जो नेचर इसका है वही मटेरियल नेचर इसका है, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई बदलाव नहीं किए। हम लोग क्या किए हैं, तो न्यू वायर का रेसिस्टेंस यानी R' = ρ2l/a। 2 को बाबू कॉमन ले ले, ρl/a। तो ओल्ड वायर का रेसिस्टेंस मेरा R था, यानी न्यू वायर का रेसिस्टेंस क्या हो गया, यानी लेंथ के बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस बढ़ा। लंबाई को 2 गुना मैंने किया तो रेसिस्टेंस भी 2 गुना हो गया। ध्यान रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज मैंने नहीं किया है। अगला स्टेप में झटका लगेगा, इसीलिए बोल दिए हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज। अब हम फिर से क्या करते हैं, दूसरा फैक्टर के लिए ब्लू में ही लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। फिर से अब यहाँ पे R प्रोपोर्शनल 1/a वाला मामला है ना हमारा, हमने एक कंडक्टर वायर फिर से लिया, रेसिस्टिविटी इसका रो, कोई दिक्कत, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ ऑफ कंडक्टर L। इसका मान लीजिए रेसिस्टेंस निकाले ρl/a। हमने एक दूसरा फिर से कंडक्टर वायर ले लिया, बोलो ना 2 तार को मान लो ना सीधा आपको मर्ज कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका लेंथ एज यूजुअल है, मटेरियल भी वही है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर वायर वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया डबल, 2a ना। तो अब देखो न्यू वायर का, तो R' = ρl/2a। ρl/a को कॉमन लेंगे यहाँ 1/2, ρl/a आपका क्या है, ओल्ड वायर का रेसिस्टेंस R/2, यानी ये बात भी कंफर्म आ गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता है। मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने डबल कर दिया, रेसिस्टेंस आधा हो गया, लेकिन मैंने लेंथ में कोई छेड़छाड़, इतना खाली अभी नोट करो। इसके आगे फिर से आते हैं, जल्दी नोट करो, तब तक मैं इधर मिटाता हूँ। पढ़ो न रे, इतना कोई नहीं पढ़ाता है जितना हम पढ़ाते हैं, ये तो जानते ही हो। अब देखो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली कि किसी का लेंथ डबल कर दिए, किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया, ऐसा 10th वाला को नसीब नहीं होता तो आपको कहाँ से होगा। क्वेश्चन अब यहाँ आया, देखिए, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ohm stretched along length and its length becomes doubled, then find the new resistance, then find the resistance of new wire। प्यारे बच्चों क्या होगा, सबके मन में आ रहा होगा कि सर लेंथ को डबल किए हैं तो 8 ohm आना चाहिए। देखो अब यहाँ सीखना है, यही सीखना है। यहाँ पे लेंथ को डबल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेच करके ना, लिखा बन स्ट्रेच्ड अलोंग द लेंथ एंड इट्स लेंथ बिकम डबल, यानी लेंथ को जब आप खींचिएगा, मैकेनिकल स्ट्रेन को बोला ओम्स लॉ कांस्टेंट रखने, या मैकेनिकल स्ट्रेन लगा दिए, इसको खींचिएगा तो तार का लंबाई बढ़ेगा, तो तार धीरे धीरे पतला भी ना होगा, यानी एक ही समय में लेंथ बढ़ा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक और फॉर्मूला है कि R न्यू =
एन स्क्वायर आर ओल्ड। अब एन स्क्वायर क्या, तो लेंथ को क्या किए हो, डबल किए हो, तो 2 का स्क्वायर, आर ओल्ड कितना है 4, 4 गुना 4 बराबर 16 ओम। सर ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए, सीखना है। 16 ओम होगा, तुमको सिखाए हुए हैं, तुम भूल गई होगी, देखना आज कॉपी पलट के घर पे देखो। अभी ध्यान दो, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लेट द वायर ऑफ रेसिस्टेंस इज 4 ओम, तो उसका इनिशियली जो लेंथ है हम L मान लिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लिए। तो क्या पढ़े, वी नो दैट R इक्वल टू रो L बाय A। तार को खींचने या पिचकाने से नेचर ऑफ मटेरियल में तो बदलाव नहीं ना होगा, तो हम लोग अभी ये मान लिए। और न्यू वायर का जो रेसिस्टेंस है, सुन रहे हो ना, न्यू वायर का रेसिस्टेंस को मान लिए R डैश, नेचर ऑफ मटेरियल वही रहा है, स्ट्रेच किए हैं तो नया लेंथ को L डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है, A डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं इसको कि लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी L डैश से मल्टीप्लाई और L डैश से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया, रो L स्क्वायर बाई AL, यहाँ पे रो L डैश का स्क्वायर बाई A डैश L डैश। मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर वायर का जो इनिशियली में लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो इसका वॉल्यूम AL, हम इसको स्ट्रेच किए, लेंथ इसका बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया, वॉल्यूम में कोई चेंज आया नहीं आया। तो लिखोगे यहाँ पे हेयर, ध्यान देना है कि AL इक्वल टू A डैश L डैश इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वायर। तो नाउ R बाय R डैश, R हमारा ओल्ड वायर का है, R डैश हमारा न्यू वायर का है, तो करते हैं तो हमारा रो L स्क्वायर बाय AL, फिर यहाँ पे रो L डैश का स्क्वायर बाय A डैश L डैश, रो से रो कैंसिल, AL डैश दोनों इक्वल है कैंसिल। देखो अब यहाँ R बाय R डैश इक्वल टू L बाय L डैश है ना। अगला स्टेप L बाय L डैश का स्क्वायर नहीं होगा, अरे x स्क्वायर बाय y का स्क्वायर, तो x बाय y का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि L डैश इक्वल टू 2L, यानी न्यू वायर का जो लेंथ है ओल्ड वायर से क्या है, डबल है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, R बाय R डैश इक्वल टू L बाय 2L का स्क्वायर। देखो ना यहाँ R बाय R डैश, तो L डैश इक्वल टू तो 2L अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो गया आपका L से L कैंसिल, तो R बाय R डैश इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर ना। तो देखो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू R, तो 2 का स्क्वायर 4, R का वैल्यू 4 दिए हुआ है, कितना आ गया 16 ओम। इसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। तो MCQ टाइप में पूछा तो खटाक से आप ये लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है कब, जब लेंथ के अलोंग स्ट्रेच करेंगे तब, समझ गए। और आप ये लगाएंगे, नोट करो। ये तो अभी आपको इसका इंट्रो है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस पर चलेगा। अभी बैक टू बैक अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, थ्योरी का मामला खत्म। अब बीच में सिर्फ एक दिन थ्योरी आएगा, नहीं तो पूरा आपको न्यूमेरिकल्स ही चलेंगे। पढ़ाई शुरू किया सब, हाँ, सुबह में पढ़िए, सुबह में जग के पढ़िए, शाम में पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। जल्द लाइव सेशन का शेड्यूल करते हैं, शाम में फ़ोन के जुगाड़ अभाव के कारण दिक्कत हो जाता है। ऐसे में सोचा हूँ फ्राइडे, सैटरडे और संडे मैं NCERT क्वेश्चन डिस्कशन, SC वर्मा क्वेश्चन डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक CBSE बोर्ड का है ना, जो चैप्टर फिनिश कर दिए उसमें क्या पूछा है, JEE मेंस का, नीट का, CUET का, ये सब लेके सेशन आने वाला हूँ। अभी हमारा वो जो पैनल है उसका ऑर्डर लग गया है, लेकिन उसका थोड़ा डिलीवरी होने में टाइम लगेगा, क्योंकि 86 इंची वाला मंगवा रहे हैं, तो थोड़ा वो बड़ा साइज़ का है, तो बोला है कि सर जल्द सेटअप कर देते हैं। लेकिन तब तक आप लोग घर पे खूब मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए और एकदम धुआंधार पढ़ाई कीजिए कि अगले साल रिजल्ट के एकदम बौछार कर दें, है ना। हम प्रॉमिस भी किए हुए हैं पूरे समस्तीपुर वाले लोगों से कि रिजल्ट की क्रांति होगी समस्तीपुर से, तब इस क्रांति में तुम लोगों का साथ होना ज़रूरी है। अभी हम लोग अलोंग द लेंथ किए हैं ना, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी करेंगे। फिर मान लीजिए एक वायर को 4 पार्ट में काट करके अब मिस्त्री क्या करता है, मेढ़ नहीं देता है, फिर उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, है ना, सब पढ़ाएंगे।